नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HDP फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, हम आज की क्लास में जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हैं उसे हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन है और जो जेनेटिक्स की शाखाएं और किन किन वैज्ञानिकों ने किस वर्ष में क्या कार्य किया है उसके बारे में हम जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, हम इस पूरे चैप्टर में जो हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता और विविधता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है क्या चीज़। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति, आनुवांशिकता और विविधता का जो अध्ययन करते हैं। यानी कि कोई लक्षण है जो अपने माता पिता से उनकी जो संतान में ट्रांसफ़र हो रहा है या स्थानांतरित हो रहा है, तो वो लक्षण है वो वंशागति, और उस लक्षण से जो माता पिता में लक्षण था वो संतान में आया है, लेकिन वो स्थानांतरित होने यानी कि ट्रांसफ़र होने में उसमें क्या विविधता आई है उसका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी लक्षण की वंशागति व आनुवांशिकता व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी शब्द का पहले प्रयोग वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था। यानी जो आनुवांशिकी शब्द हैं सबसे पहले वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था। अगर आपके 12th में बायोलॉजी थी तो आपने कहीं ना कहीं जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा, और एग्रीकल्चर में भी जो 11th में जो जेनेटिक्स के बारे में यानी दिया हुआ है तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के टू बिकम टू ग्रो इनटू टू जेनेटिक्स से हुई। यानी आनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण आनुवांशिकी कहलाता है या वंशागति कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं सन 1974 में AP टाटा नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्राणी प्रजनन क्षमता और उपापचय क्षमता को जो जीन नियंत्रित करता है। यानी कि जो प्राणी होते हैं उनमें प्रजनन क्षमता यानी कि जो संतति पैदा करने की जो क्षमता होती है उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। तो जो प्रजनन क्षमता है और उपापचय क्षमता है उसको जो एक जीन नियंत्रित करता है। अब बात आती है कि जीन क्या है। तो जीन आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। जीन को साथियों आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जो मेंडल वैज्ञानिक था उसने जो जीन के लिए कारक शब्द का उपयोग किया था ये भी कई बार जो है पूछा जाता है। जीन को हम जो है एक परिभाषा से परिभाषित भी कर सकते हैं, जैसे कि वंशागति की जो इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार होती हैं तो उसे हम जीन कहते हैं। हम एक बार वापस जीन की जो परिभाषा है उसको दोहरा देते हैं। वंशागति की इकाई जो किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि जीन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लक्षण को प्रकट कर सकती हैं तथा उसकी वंशागति के लिए जो जिम्मेदार होती हैं उसे ही हम जो जीन कहते हैं। जीन हमेशा जोड़ों में पाई जाती हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आनुवांशिकी की शाखाएं। जो आनुवांशिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले आती हैं प्लांट जेनेटिक्स यानी कि पादप आनुवांशिकी, उसके बाद में एनिमल जेनेटिक्स, उसके बाद में ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद में बायोकेमिकल जेनेटिक्स के बाद में फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स, उसके बाद में डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, उसके बाद क्लिनिकल जेनेटिक्स, उसके बाद में यूजेनिक्स,
उसके बाद में रेडिएशन जेनेटिक्स, उसके बाद में माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की शाखाएं हैं, यानी कि आप इसे एक तरह से जेनेटिक्स के प्रकार भी कह सकते हैं कि जो आनुवांशिकता होती है या जो आनुवांशिकी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो अलग अलग जो स्ट्रीम हैं, यानी कि जो अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें जो इतने प्रकार की शाखाएं इसकी होती हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स आती हैं वो पादप आनुवांशिकी आती हैं। इसके अंतर जो हैं हम पौधों के जो गुणों, पौधों की आनुवांशिकी और पौधों की विविधता, यानी जो हम पौधों में वंशागति का, आनुवांशिकी का जो अध्ययन करते हैं उसे हम पादप आनुवांशिकी कहते हैं। तो पादप आनुवांशिकी के अंतर्गत पौधों में पैतृक गुणों की वंशागति व विविधता का जो अध्ययन किया जाता है इसे हम पादप आनुवांशिकी कहते हैं। इसमें संकरण द्वारा नई प्रजाति उत्पन्न की जाती हैं, यानी कि जो पादप आनुवांशिकी होती हैं इसके द्वारा संकरण, जो जातियां उत्पन्न करने के लिए संकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो दो पादपों के बीच में क्रॉस कराकर नई संतति उत्पन्न की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्राणी आनुवांशिकी या एनिमल जेनेटिक्स। इसके अंदर हम कृत्रिम और प्राकृतिक विधियों के द्वारा जो वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। तो प्राणी आनुवांशिकी के अंतर्गत कृत्रिम व प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वंशागति व विविधता का अध्ययन करते हुए नस्ल सुधार किया जाता है, यानी जो प्राणियों में कृत्रिम और प्राकृतिक जनन द्वारा जो अपन कृत्रिम जनन या जो प्राकृतिक जो जनन की विधियाँ होती हैं उनमें अगर अपन कोई नस्ल सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई पौधा है या जो कोई एनिमल है उसमें किसी प्रकार का रोग है या नस्ल, जैसे कि कम दूध देने वाली नस्ल हैं, उसमें हम जो नस्ल सुधार करके उसको अधिक दूध देने वाली नस्ल बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो आनुवांशिकी है उसे प्राणी आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बाद जो आती हैं मानव आनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें हम मानव के जो विभिन्न लक्षण और रोग हैं उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो मानव आनुवांशिकी के अंतर्गत मानव के विभिन्न लक्षणों व रोगों आदि की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो आनुवांशिकी रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें आनुवांशिकी रोग कहते हैं। तो उन रोगों और लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव आनुवांशिकी के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैव आनुवांशिकी या बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसमें गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका अंग जैसे रासायनिक भागों का जो अध्ययन किया जाता है। तो वह आनुवांशिकी जिसके अंतर्गत गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कोशिका अंग व जैव रासायनिकी का अध्ययन किया जाता है उसे जैव आनुवांशिकी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कारिकीय आनुवांशिकी। कारिकीय आनुवांशिकी के अंतर्गत रक्त समूह, आरएच कारक, एनीमिया और एल्केप्टोयूरिया आदि का कारिकीय अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो रक्त समूह होते हैं जैसे कि ए बी और ओ, चारों रक्त समूह का अध्ययन। आरएच कारक दो प्रकार के होते हैं, आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव, उसका अध्ययन। एनीमिया एक रोग है उसका अध्ययन, और एल्केप्टोयूरिया भी एक आनुवांशिक रोग है। इनका जो अध्ययन है वो कारिकीय आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है, तो इसे हम कारिकीय आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बाद में आता है परिवर्धनीय आनुवांशिकी, जिसमें भ्रूण विकास के दौरान आनुवांशिकी व विभिन्नता का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि परिवर्धनीय आनुवांशिकी के अंतर्गत भ्रूण विकास के दौरान, यानी कि जब जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, अपनी जो माता के जो गर्भ में पल रहा होता है और वहाँ पर जो विकास हो रहा होता है उसका अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उसे परिवर्धनीय आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्लिनिकल आनुवांशिकी या क्लिनिकल जेनेटिक्स। इसमें जो हीमोफीलिया, डायबिटीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि के जो लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है, जैसे ये सभी एक तरह के रोग हैं,
हीमोफीलिया एक रोग है, डायबिटीज भी रोग हैं, और फिनाइलकीटोन्यूरिया भी जो आनुवांशिकी के रोग हैं। इनमें जो अध्ययन होता है वो क्लिनिकल आनुवांशिकी के द्वारा किया जाता है, अर्थात क्लिनिकल आनुवांशिकी के अंतर्गत हीमोफीलिया, डायबिटीज, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि के लक्षणों व उनके जो कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव की नस्ल सुधार में प्रयुक्त आनुवांशिकी के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानव में अपन अगर किसी प्रकार की नस्ल सुधार करते हैं तो उसमें जो अपन आनुवांशिकी की जो नियम होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उसे यूजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विकिरण आनुवांशिकी या रेडिएशन जेनेटिक्स। ऐसी आनुवांशिकी जिसमें विकिरणों से उत्पन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी आनुवांशिकी जिसमें विकिरणों से उत्पन्न या प्रेरित उत्परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे विकिरण आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों जेनेटिक्स या सूक्ष्म जीवी जेनेटिक्स या माइक्रोबियल जेनेटिक्स। साथियों, जो इससे साफ ही पता पड़ रहा है, सूक्ष्म जीव यानी ऐसी जेनेटिक्स जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव में क्या आता है, तो बैक्टीरिया हो गए और जो वायरस हो गए उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम उन्हें जो नग्न आंखों यानी कि अपनी जो आंखों से सीधे ही नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया व वायरस की आनुवांशिकता का अध्ययन करने की जो विज्ञान की शाखा है उसे सूक्ष्मजीवी जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आनुवांशिकी का संक्षिप्त इतिहास। यानी अब हम इसमें बात करेंगे वैज्ञानिक, उनके जो कार्यवर्ष यानी कि उन्होंने कौन से साल में कौन सा कार्य किया, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हमारा जो सबसे पहला वैज्ञानिक है मिशर ने 1865 में डीएनए की खोज की। तो ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, क्योंकि डीएनए की खोज के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो डीएनए की खोज 1865 में मिशर वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद में सौर ने 1873 में सूत्री विभाजन के बारे में पहली बार बताया था। यानी कि इन्होंने ही जो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है उनके बारे में बताया था। इसके बाद में हर्टविग ने 1875 में नर व मादा युग्मकों के निषेचन की खोज की थी। यानी कि इन वैज्ञानिकों ने बताया था कि नर व मादा युग्मक निषेचन के बाद जो युग्मनज बनाते हैं, और यानी कि जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु हो गए और मादा युग्मक अंडाणु हो गए, वो आपस में निषेचित होते हैं। ये सबसे पहले हर्टविग वैज्ञानिक ने 1875 में बताया था। इसके बाद में फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने 1879 से 1892 में गुणसूत्रों के विलयन की खोज की तथा गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर गमन को देखा। यानी कि जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे उन्होंने 1879 से 1892 तक जो हैं अपने प्रयोग किए थे, जिसमें उन्होंने जो गुणसूत्र के जो विलयन की खोज की थी। और जो गुणसूत्र, आपने अर्धसूत्री और विभाजन पढ़े होंगे, तो जो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो उनका जो गमन है वो सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था। इसके बाद में आता है बेंडेन वैज्ञानिक ने 1883 में युग्मक अगुणित होते हैं जबकि कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं बताया। यानी कि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। अब युग्मक जैसे शुक्राणु हो गए, अंडाणु हो गए, तो ये जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। और जो कायिक कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं, सबसे पहले बेंडेन ने बताया था और वर्ष 1883 में बताया था। इसके बाद बात करते हैं वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था, तो और 1888 में किया था।
इसके बाद में आते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में मनुष्य में रक्त समूह की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यानी जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो एबीओ रक्त समूह हैं उनके बारे में बताया था। इसके बाद में आता है कोरेंस, ह्यूगो डी व्रिज तथा शेरमैक। ये तीनों वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के जो नियम थे उनकी जो पुनः खोज की थी। तो सन 1900 में कोरेंस, ह्यूगो डी व्रिज तथा शेरमैक ने मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों की पुनः खोज की थी। ये जो है कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको जो याद रखना है, आपको कार्ल लैंडस्टीनर और ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। इन्होंने किस वर्ष में क्या कार्य किया था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में है ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज ने 1901 में उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था, तो आपको जो है इसका भी खास ध्यान रखना है। उत्परिवर्तन के बारे में कई बार पूछा गया है और उत्परिवर्तन हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ह्यूगो डी व्रिज हैं, उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में आता है मैकक्लंग। मैकक्लंग ने लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति का वर्णन किया था और 1902 में किया था। यानी कि जो मैकक्लंग वैज्ञानिक हैं उन्होंने सन 1902 में लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति का वर्णन किया था कि जो मानव होते हैं या जो प्राणी होते हैं उनमें जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे एक्स वाई एक्स एक्स जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, यह सबसे पहले मैकक्लंग ने बताया था। इसके बाद में आता है स्टर्न। स्टर्न ने 1902 में वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद में आता है वेटसन। वेटसन ने 1906 में आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। जो हम अभी पढ़े थे कि जो आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1906 में यानी वेटसन ने किया था, अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। इसके बाद में आता है जोहानसन। जोहानसन ने 1909 में जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप शब्दों का प्रयोग किया था। यानी कि जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है उनका जो सबसे पहले प्रयोग जॉनसन ने किया था और सन 1909 में किया था। इसके बाद में आता है वर्नस्टेन। वर्नस्टेन ने 1925 में रक्त समूह की बहु एलीली अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बाद में आता है एच.जे. मुलन। एच.जे. मुलन ने बताया कि जो एक्सरे और आदि जो किरणें होती हैं उनके उपचार के लिए कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन जो है किया जा सकता है। तो एच.जे. मुलन ने 1927 में बताया था जो एक्सरे का जो उपयोग है उसका जो कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने जीन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था। तो टी.एच. मॉर्गन ने 1933 में जीन की अवधारणा प्रस्तुत की थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद में वापिस जो लैंडस्टीनर तथा वीनर हैं उन्होंने 1940 में आरएच कारक की खोज की थी। आरएच कारक अभी हमने ऊपर भी आया था कि आरएच कारक का जो अपन अध्ययन करते हैं वो कारिकीय जेनेटिक्स में करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आरएच कारक हैं उनका जो खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी और 1940 में की थी। यहीं पे अभी हमने लैंडस्टीनर का ऊपर भी देखा था कि जो लैंडस्टीनर हैं उन्होंने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। इसके बाद में आता है एवेरी तथा मैक्लियोड। एवेरी तथा मैक्लियोड ने 1944 में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ हैं वो बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है तो यह किसने बताया था, तो एवेरी और मैक्लियोड ने 1944 में जो इसके बारे में बताया था। इसके बाद में आता है चारगोफ वैज्ञानिक। चारगोफ वैज्ञानिक ने साथियों बताया था कि डीएनए में 4 सार युग्म पाए जाते हैं।
वो हैं ATGC यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये चारों जो सार युग्म हैं वो डीएनए में पाया जाता है। ये चारगोफ वैज्ञानिक ने 1950 में इसके बारे में बताया था। इसके बारे में बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक। सन 1953 में डीएनए के दोहरे कुंडलित मॉडल का जो प्रतिपादन है वो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए के जो द्विकुंडलित मॉडल संरचना है उसका जो प्रतिपादन किसने किया तो वॉटसन एंड क्रिक ने किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि वॉटसन और क्रिक ने और डीएनए की संरचना के जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो नोबेल पुरस्कार हैं वो 1962 में मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं हर्ब पोयर ने डीएनए के क्लोनिंग के लिए सर्वप्रथम जो प्लाज्मिड का उपयोग किया था और सन 1973 में किया था। यानी डीएनए की क्लोनिंग अपन उसको बोलते हैं जिसमें अपन डीएनए की जो प्रतियां प्राप्त करते हैं, यानी कि जो एक डीएनए अणु होता है उससे अपन कई गुना ज़्यादा, यानी कि एक से जितने अपन को आवश्यकता होती है 2, 10, 1000, लाख, करोड़ जितने अपन को डीएनए अणुओं की आवश्यकता होती हैं उसकी अपन फोटोकॉपी करते हैं तो उसे अपन क्लोनिंग कहते हैं। तो जो क्लोनिंग है उसके लिए सबसे पहले प्लाज्मिड का उपयोग हर्ब पोयर ने किया था और 1973 में किया था। अब साथ ही यहाँ पर नाम आया है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक संवाहक की तरह कार्य करता है। संवाहक वो होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजे जाते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि कोई कोशिका होती है उसका जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है उसके अलावा, यानी कि गुणसूत्रीय डीएनए तो कोशिका के अंदर हैं लेकिन उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद है तो उससे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। तो जो प्लाज्मिड का उपयोग डीएनए की क्लोनिंग के लिए सर्वप्रथम 1973 में हर्ब पोयर ने किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं हंटिंगटन रोग समूह। 1953 में हंटिंगटन रोग के जीन की पहचान की थी, यानी जो हंटिंगटन वैज्ञानिक हैं उन्होंने हंटिंगटन रोग के जीन की पहचान की थी। तो 1993 में ये वर्क इन्होंने किया था। तो हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स का यही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अपने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और जेनेटिक्स के प्रकार और वैज्ञानिक उनके कार्य और कार्य करने का जो वर्ष हैं इनके बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अब जो डेली HDP फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासेज लाने वाले हैं। एक क्लास हमारी डेली शाम को 5 बजे अपलोड होगी और जो दूसरी क्लास हैं वो हम शाम को यानी कि रात को 8 बजे करेंगे। अगर आप HDP के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। हम HDP फर्स्ट ईयर यानी जो नेक्स्ट काउंसलिंग होने वाली हैं उसकी अपडेट भी लाते रहते हैं। तो जैसे ही HDP के लिए काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में भी हम जो है पूरी डिटेल लाने वाले हैं। तो हर अपडेट आपको यहाँ पर HDP से रिलेटेड मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब की रहें और बेल आइकन जो है ऑन पर रखें ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट लाएं तो आपके तक पहुंच पाएँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में हम हमारे इंस्टाग्राम ID डाल देंगे तो आप जो हैं हमारे से वहाँ पर सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यह रही। अब नेक्स्ट क्लास है जो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।